Hello everyone, welcome back to my channel. So today we are going to discuss about the topic attitude, motivation and leadership of management unit second. So हम जैसे कि यूजीसी नेट जेआरएफ की प्रिपरेशन कर रहे हैं, मैनेजमेंट कोड 17 का सारा सिलेबस हम कवर करेंगे। यूनिट 1 हमने कवर कर ली है, यूनिट 2 के भी कुछ टॉपिक हम कवर कर चुके हैं। आज हम डिस्कस करेंगे एटीट्यूड, मोटिवेशन एंड लीडरशिप को। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले तो एटीट्यूड होता क्या है। जो भी हमारी एटीट्यूड की अंडरस्टैंडिंग है वो बहुत अच्छे से होनी चाहिए। बिकॉज आपको लगता है एटीट्यूड बहुत फैमिलियर वर्ड है, बट ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं है जैसा हम उसे समझते हैं कि हमारा एटीट्यूड, हम उसे हमेशा नेगेटिव वे में ही कंसिडर करते हैं कि वो बहुत एटीट्यूड शो कर रहे हैं, बट दिस इज़ नॉट व्हाट एक्चुअली मीन्स। एटीट्यूड आर अंडरस्टूड एज द बिलीफ, फीलिंग एंड एक्शन टेंडेंसीज ऑफ इंडिविजुअल और ग्रुप टुवार्ड्स ऑब्जेक्ट, आइडिया और पीपल। कि एक पर्सन की दूसरे के बारे में क्या फीलिंग है, क्या थिंकिंग है और वो कैसे उसके साथ बिहेव करता है, दिस इज़ एटीट्यूड। तो एटीट्यूड 3 चीज़ों से मिलके बना है कि उसके क्या बिलीफ हैं, क्या फीलिंग है और क्या एक्शन है। यानी कि उसकी थिंकिंग क्या है, वो क्या फील करता है और क्या उसके एक्शन हैं, वो कैसे उन्हें मूव करता है, कैसे वो वर्क करता है उनके ऊपर, वो हमारा होता है एटीट्यूड। सो एटीट्यूड हमारा पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। किसी के बारे में हम अच्छा सोचते हैं, अच्छा फील करते हैं और उसके साथ अच्छे से बिहेव करते हैं, तो वो हमारा शो करता है कि हमारा उस पर्सन के टुवार्ड, उस थिंग के टुवार्ड पॉजिटिव एटीट्यूड है। सिमिलरली किसी चीज़ के अगेंस्ट है, हम उसके बारे में अच्छा नहीं सोचते, उसे हम गलत समझते हैं, उसके बारे में फीलिंग्स भी हमारी हार्श हैं और हमें लगता है कि हमारा बिहेवियर भी वैसा ही होता है, रूड बिहेवियर होता है, तो इसका मतलब उसके टुवार्ड्स हमारा एटीट्यूड जो है वो नेगेटिव है। सो एटीट्यूड हमारा क्या होता है कि हमारे बिलीफ, फीलिंग एंड एक्शन क्या है। एटीट्यूड आर लर्नड। एटीट्यूड क्या होता है, सीखा जाता है। एकदम से हमारा एटीट्यूड नहीं बनता कि हमारे किसी भी चीज़ के बारे में क्या एटीट्यूड है। अगर आप किसी भी फूड की बात करो तो पिज़्ज़ा के बारे में आपका क्या एटीट्यूड है वो आपको कैसे पता चलेगा, जब आपने उसे टेस्ट किया होगा। सो लर्निंग से ही हमारे एटीट्यूड है, वो बिलीफ, जो फीलिंग्स हैं, ये सब डेवलप होती हैं। एटीट्यूड रेफर्स टू फीलिंग एंड बिलीफ ऑफ एन इंडिविजुअल, जो किससे कंसर्न होती हैं, हमारे एक्शन से, कि उनकी क्या बिलीफ है, क्या फीलिंग है और वो कैसे एक्ट करते हैं, कैसे बिहेव करते हैं, वही हमारा एटीट्यूड है। एटीट्यूड एंड्योर्स अनलेस समथिंग हैपन, कि एक जो एटीट्यूड है वो आपका रहता है जब तक कुछ ऐसा नहीं हो जाता जो उस एटीट्यूड को ख़त्म कर सके। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको कोई पर्सन पसंद नहीं है, आपका उसके टुवार्ड्स नेगेटिव एटीट्यूड है, आप हमेशा उनसे रूड बिहेवियर करते हैं, जब तक कुछ ऐसा अच्छा नहीं होगा जो आपकी इस फीलिंग को, इस बिलीफ को चेंज कर दे, तब तक आपका एटीट्यूड वैसा ही नेगेटिव रहेगा। अगर फ्यूचर में वो पर्सन आपकी हेल्प करता है और आपको रियलाइज़ होता है कि आपने अच्छे से समझा नहीं था, वैसे ही आप जज कर रहे थे, एंड देन आपका एटीट्यूड चेंज हो जाता है, नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाता है, तो वो क्यों हुआ? क्योंकि कुछ हैपन हुआ, कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से आपकी फीलिंग एंड बिलीफ चेंज हुई। सो आपकी जो एक बार फीलिंग, बिलीफ बन जाती है, वो एंड्योर करती हैं जब तक कुछ होता नहीं, जब आपकी फीलिंग एंड बिलीफ चेंज हो। ऑल पीपल इरिस्पेक्टिव टू देयर स्टेटस और इंटेलिजेंस हैविंग एटीट्यूड, कि हर पर्सन का एटीट्यूड होता है, हर चीज़ के टुवार्ड्स आपका एटीट्यूड होता है, हर चीज़ के रिगार्डिंग आपका एटीट्यूड है, चाहे वो कुछ भी हो और चाहे आपकी कोई भी स्टेटस हो, कितनी आपकी स्किल्स हो, कैसे ही पर्सन हो, हर एक पर्सन का हर एक चीज़ के टुवार्ड्स एटीट्यूड होता है। एटीट्यूड आर ऑर्गेनाइज्ड एंड कोर ऑफ एन इंडिविजुअल, यानी कि एक इंडिविजुअल की कोर, उसकी स्ट्रेंथ ही उसका एटीट्यूड होता है। यानी कि एक इंडिविजुअल की पर्सनैलिटी को उसका एटीट्यूड ही डिफाइन करता है कि किस चीज़ के टुवार्ड्स उसका क्या एटीट्यूड है। 3 बेसिक कंपोनेंट ऑफ एटीट्यूड, जिसको हम एबीसी मॉडल भी बोलते हैं, और मार्क कर लें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज एबीसी मॉडल इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये पूछा जाता है कि एबीसी मॉडल के 3 कंपोनेंट कौन से हैं, तो 3 कंपोनेंट है अफेक्टिव, कॉग्निटिव एंड बिहेवियरल। यही हमारे एटीट्यूड को भी डिफाइन करते हैं। अफेक्टिव का मतलब क्या है, जो हमारी फीलिंग से रिलेटेड होगा, अफेक्शन से रिलेटेड होगा। जो कंपोनेंट आपकी फीलिंग को, आपके इमोशंस को, सेंटीमेंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं, वो आपके क्या हैं, अफेक्टिव कंपोनेंट। यानी कि ये किस चीज़ से रिलेट करते हैं, आपके फीलिंग से। मैंने अभी क्या बोला था कि एटीट्यूड 3 चीज़ों से मिलके बना है। क्या थे वो? बिलीफ, फीलिंग एंड एक्शन। तो जो हमारा अफेक्टिव होता है, यानी अफेक्टिव जो कंपोनेंट है, वो किस चीज़ को डिटरमाइन करता है, हमारे बिलीव्स को। जो बिलीव्स को डिटरमाइन कर रहा है वो हमारा क्या होता है, अफेक्टिव कंपोनेंट। अब है कॉग्निटिव। कॉग्निटिव किसे डिफाइन कर, अफेक्टिव किसे कर रहा है, हमारी फीलिंग्स को, क्योंकि हमने क्या देखा कि अफेक्टिव कंपोनेंट्स हमारी फीलिंग, सेंटिमेंट्स एंड इमोशंस को डिटरमाइन करते हैं।
एंड कोग्निटिव हमारा क्या है, जो बिलीव्स को डिटरमाइन करता है, यानी कि हमारी क्या थिंकिंग है, क्या थॉट प्रोसेस है, उस चीज़ के बारे में हमें कितना नॉलेज है, क्या ओपिनियन है, क्या परसेप्शन है, वो हमारा क्या होता है, कोग्निटिव एलिमेंट। एंड बिहेवियरल कंपोनेंट यानी कि हमारा उसके टुवर्ड्स फिर फाइनली क्या एक्शन है। तो ABC मॉडल हमारे एटीट्यूड को ही डिटरमाइन करता है। एटीट्यूड को डिटरमाइन करने का ही जो मॉडल है उसे हम ABC मॉडल बोलते हैं, जिसके अंदर हमारे A से क्या डिनोट हो रहा है, अफेक्टिव, B से बिहेवियरल एंड C से कॉग्निटिव। अफेक्शन किसे डिटरमाइन कर रहा है, हमारी फीलिंग्स को, जो हमने 3 बेसिक वर्ड्स पढ़े थे कि इसी को हम एटीट्यूड कहते हैं। सो अफेक्टिव क्या होती है, हमारी फीलिंग्स, कॉग्निटिव हमारे बिलीव्स एंड बिहेवियर हमारा एक्शन, कि हम उस पर कैसे बिहेव करते हैं। इन 3 चीज़ों से हमारा क्या बनता है, एटीट्यूड कंप्लीट होता है। नाउ फॉर्मेशन ऑफ एटीट्यूड, आपका किसी भी चीज़ के टुवर्ड्स चाहे पॉजिटिव एटीट्यूड हो रहा है या नेगेटिव हो रहा है, वो क्यों होता है, वो कैसे फॉर्म होता है, तो उसकी चीज़ें हैं कि कैसे कैसे क्या क्या वेज हैं जिससे आपका एटीट्यूड फॉर्म होता है, बनता है। तो फर्स्ट इज़ डायरेक्ट एक्सपीरियंस विद द ऑब्जेक्ट, कि फॉर एग्जाम्पल आप किसी भी पर्सन के साथ आपका डायरेक्ट एक्सपीरियंस, उसके टुवर्ड्स आपका पॉजिटिव या नेगेटिव एटीट्यूड कैसे बनेगा, वो कैसे होता है, जब आप उससे मिलते हो डायरेक्ट, आपने उससे फर्स्ट मीटिंग में ही आपका एटीट्यूड बन गया कि आपको लगा कि उसने बहुत रूड बिहेव किया, आपको इग्नोर किया, तो आपका क्या हुआ, नेगेटिव एटीट्यूड बन गया। सो डायरेक्टली आप उस थिंग के, उस पर्सन के, किसी भी चीज़ के एक्सपीरियंस में आते हो, उससे जो एटीट्यूड बनता है वो आपका क्या होता है, डायरेक्ट एक्सपीरियंस विद दी ऑब्जेक्ट, कि उसके साथ डायरेक्ट एक्सपीरियंस हुआ, उससे हमारा एटीट्यूड डेवलप होता है। इसके अलावा किस चीज़ से हो सकता है, क्लासिकल कंडीशनिंग से, जो हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था। अगर आपने प्रीवियस वीडियो देखी होगी तो क्लासिकल कंडीशनिंग, विकैरियस लर्निंग, ऑपरेंट कंडीशनिंग, ये कॉन्सेप्ट आपको बिल्कुल क्लियर होंगे। सो क्लासिकल कंडीशनिंग क्या होता है कि रिपीटिव टास्क होने की वजह से, आपको बार बार आपको एक ही चीज़ एक्सपीरियंस होने की वजह से जो आपका एटीट्यूड डेवलप हुआ है, उसको हम बोलते हैं क्लासिकल कंडीशनिंग के थ्रू। फॉर एग्जाम्पल, आपने 2-3 बार लक ट्राई किया अपना, आप कुछ गेम खेल रहे हो जिसके अंदर आपका लक होगा तो आप जीत जाओगे। फॉर एग्जाम्पल, आपने लूडो खेला और आपका लक था कि आपको बार बार 6, 5 ऐसे नंबर्स मिल रहे थे, तो वो क्या है, आपकी क्लासिकल कंडीशनिंग क्या होगी, आपका एटीट्यूड आपके लक के टुवर्ड क्या होगा कि मेरा लक अच्छा है। सो वो एटीट्यूड, पॉजिटिव एटीट्यूड क्यों आया, क्योंकि रिपीटिवली आपने एक एक्सपीरियंस फॉलो किया है कि आप जहाँ लक को यूज़ करते हो वहाँ आप सक्सेसफुल हो जाते हो। सो क्लासिकल कंडीशनिंग का मतलब क्या है, बार बार किसी चीज़ को एक्सपीरियंस करने की वजह से जब एटीट्यूड डेवलप होता है, वो क्लासिकल कंडीशनिंग के थ्रू होता है। देन ऑपरेंट कंडीशनिंग, ऑपरेंट कंडीशनिंग क्या होता है, कॉन्सिक्वेंसेस के थ्रू जो हमारा डेवलप होता है। कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं, रिजल्ट, आपने कोई भी काम किया, उसका जो रिजल्ट आया, उसके थ्रू जब आपका एटीट्यूड डेवलप होता है, उसे हम बोलते हैं ऑपरेंट कंडीशनिंग। यानी कि फॉर एग्जांपल, आपने नेट JRF के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, अगर उसका रिजल्ट आपका पॉजिटिव आया तो आपका उसके टुवर्ड्स एटीट्यूड भी क्या हो जाएगा कि हार्डवर्क करने से, एफर्ट्स डालने से आपको सक्सेस मिलती है। अगर फिर भी आपका नेगेटिव आता है तो आपको क्या हो जाएगा कि मैंने कितना किया, तो आप श्योरिटी नहीं दे सकते कि हम अगर एफर्ट्स डालते हैं तो भी हम क्लियर कर ही पाएंगे। सो हमारी ऑपरेंट कंडीशनिंग यानी कि जो कॉन्सिक्वेंस होता है, जो रिजल्ट आता है, उसके बेस पे भी हमारे एटीट्यूड डेवलप होते हैं। देन विकैरियस लर्निंग, जिसे हम एक और क्या बोलते हैं, ऑब्जर्वेशनल लर्निंग। इसका मतलब क्या है, दूसरों को ऑब्जर्व करके जो आपके एटीट्यूड डेवलप हुए। फॉर एग्ज़ाम्पल, कि आपने देखा कि कुछ ऐसे प्लेसेस होते हैं जहाँ पे आप ये सोचते हो कि गांव में आप लगा के देखो कि अब भी कुछ ऐसे रूरल विलेजेस हैं जहाँ पे रात को बाहर जाना मना कर देते हैं कि आप इस टाइम के बाद बाहर नहीं जाओगे, ऐसे कपड़े नहीं पहनोगे। सो वो सब क्या है, आपने एक चीज़ को ऑब्जर्व किया है और ऑब्जर्व करके आपका ये एटीट्यूड डेवलप हुआ है कि गाँव में ज़्यादातर ऐसा होता है कि रिस्ट्रिक्शंस ज़्यादा लगाई जाती हैं। सो ये एटीट्यूड, आप अगर गाँव में नहीं रहे हो तो आपको क्या पता, आपने एक्सपीरियंस नहीं किया, बट आपने ऑब्जर्व किया है कि ऐसे प्लेसेस पे रिस्ट्रिक्शंस लगाई जाती हैं, ऐसे कल्चर्स में रिस्ट्रिक्शंस लगाई जाती हैं। या फिर आपने जैसे वेस्टर्न जो फेस्टिवल्स होते हैं तो वो कैसे सेलिब्रेट करते हैं, आपने नहीं देखा कि अमेरिकन कैसे सेलिब्रेट करते हैं, बट आपने मूवीज़ देखी होंगी, कुछ ऐसे सॉन्ग्स में देख लिया होगा, तो आपको वो ऑब्जर्व करके आपका वो एटीट्यूड आया है। वही हमारी चीज़, यानी कि किस चीज़ के रिगार्डिंग हमारा कैसे एटीट्यूड बन रहा है, वो हम उसको कैसे करते हैं, ऑब्जर्व करके, कि हमने ऑब्जर्व किया है कि गाँव में रिस्ट्रिक्शंस ज़्यादा होती हैं, तो हमारा ये एटीट्यूड विलेजेस के टुवर्ड्स बन गया है कि वहाँ के पीपल थोड़े नैरो माइंडेड होते हैं। सो वो कैसे बना, विकेरियस लर्निंग, यानी कि ऑब्जर्व करके। नाउ फैमिली एंड पीयर ग्रुप, यहाँ पीयर आएगा कि फैमिली एंड पीयर ग्रुप यानी कि जो भी आपके फैमिली मेम्बर्स हैं उनका क्या एटीट्यूड है, आपके पीयर ग्रुप्स, आपके कलीग्स हैं उनका क्या एटीट्यूड्स है, आपके जो फ्रेंड्स हैं उनका जिस चीज़ के टुवर्ड्स जो भी एटीट्यूड होता है वो इन्फ्लुएंस करता है। आप और आपके फ्रेंड अगर साथ हो, उसका जो एटीट्यूड होगा किसी मूवी के टुवर्ड्स, तो वो आपको इन्फ्लुएंस करेगा। अगर आप एक मूवी देखने की सोच रहे हो बट आपका फ्रेंड उसके आपके पास बैठ के उसकी बुराई किए जा रहा है कि बिल्कुल अच्छी नहीं थी, 3 घंटे मैंने वेस्ट कर दिए, तो ऐसा हो सकता है कि आपका माइंड चेंज हो जाए, बिकॉज आपका एटीट्यूड भी चेंज होता है इन्फ्लुएंस की वजह
वजह से। देन नेबरहुड यानी कि आपकी सराउंडिंग कैसी है, आपके नेबर्स कैसे हैं, जो आपके आसपास रहने वाले लोग कैसे हैं, उनका जो कल्चर होता है, उनका जो एटीट्यूड होता है वो भी अफेक्ट करता है। बिकॉज हमें सोसाइटी, हम कह देते हैं कि हमें क्या फ़र्क पड़ता है कि लोग क्या कहेंगे, बट अल्टीमेटली हम रहते वही हैं, हमें एक्चुअल में फ़र्क पड़ता है। हम ट्राई करते हैं बट फ़र्क तो पड़ता ही है। तो आपके जो नेबर्स हैं उनका क्या एटीट्यूड है, उनकी क्या थिंकिंग है, बिकॉज आप ऐसा कुछ नहीं करते जो आपके स्ट्रीट में, आपके आसपास के लोगों में बिल्कुल जो उसके अगेंस्ट हो, अगर आप वैसा कुछ करोगे तो सब आपके अगेंस्ट खड़े हो जाएंगे। सो आपको बहुत सोच समझ के चीज़ें करनी होती है, इसलिए हर चीज़ के टुवार्ड्स आप अपना एटीट्यूड ऐसा बनाते हो जो आपके नेबर्स के जैसा हो। इकोनॉमिक स्टेटस एंड ऑक्यूपेशन, आपका एटीट्यूड किस चीज़ के टुवार्ड्स कैसा है वो डिपेंड करता है कि आपका ऑक्यूपेशन क्या है या फिर आपका इकोनॉमिक स्टेटस क्या है। ऑक्यूपेशन वाइज आपको कुछ चीज़ें अच्छी लग सकती है, जो स्टडीज़ में इंटरेस्टेड नहीं है उनका नेट JRF या फिर कोई भी ऐसा स्टडी से रिलेटेड टेस्ट होंगे, उनके अगेंस्ट कैसा एटीट्यूड होगा या उनके साथ कैसा एटीट्यूड होगा, जो उनके लिए वो बिल्कुल केयरलेस होंगे, उन्हें लगता है कि वो मैटर ही नहीं करता। बट जो पर्सन स्टडी में है या फिर जो ऐसी लाइन में ही आना चाहते हैं, टीचिंग में ही आना चाहते हैं, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो आपके ऑक्यूपेशन पे, आपके इकोनॉमिक स्टेटस पे, यानी कि आपके पास कितनी इनकम है, आपके पास कितना पैसा है, उस पर भी डिपेंड करता है कि आपका किस चीज़ के टुवार्ड्स कितना एटीट्यूड होगा। एक पुअर पीपल है, एक एक्सट्रीमली पुअर है और एक एक्सट्रीमली रिच है। तो रिच का एटीट्यूड लैम्बोर्गिनी के टुवार्ड और पुअर का एटीट्यूड लैम्बोर्गिनी के टुवार्ड डिफरेंट होगा। तो वो आपके इकोनॉमिक स्टेटस पे डिपेंड करते हैं। मास कम्युनिकेशन पे, यानी कि जो भी हम टीवी देखते हैं, फ़ोन चलाते हैं, रील्स देखते हैं, उसमें जो एडवर्टाइजमेंट आती है उससे भी आपके एटीट्यूड डेवलप होते हैं। नाउ फंक्शंस ऑफ एटीट्यूड, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये इन चारों फंक्शंस के नाम आपको पता होने चाहिए, नाम और मीनिंग आपको क्लियर होने चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट है नेम, तो आपको पता होने चाहिए। सो एटीट्यूड के 4 फंक्शंस होते हैं, एडजस्टमेंट फंक्शन, ईगो डिफेंस फंक्शन, एक्सप्रेसिव फंक्शन एंड नॉलेज फंक्शन। सबसे पहले एडजस्टमेंट फंक्शन। एडजस्टमेंट फंक्शन यानी कि फंक्शन से एक तरीके से क्या होता है कि एटीट्यूड कहाँ हमें वर्क करता है। सो सबसे पहले तो एडजस्टमेंट, यानी कि एटीट्यूड आपका हेल्प करता है कि आप ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एडजस्ट कर पाएँ। एटीट्यूड हेल्प adjust people in the work environment and when employees is well treated they will likely to develop a positive attitude। कि अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन में आपको बहुत अच्छे से आपके साथ बिहेव किया जा रहा है, अच्छा वर्किंग एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया जा रहा है, रिवॉर्ड प्रोवाइड किए जा रहे हैं, तो आपका पॉजिटिव एटीट्यूड होगा। सिमिलरली आपको बार बार डांटा जा रहा है, आप ट्राई कर रहे हो फिर भी आपको कहा जा रहा है कि आप फुल नहीं दे रहे हो, आपको सबके सामने इंसल्ट की जा रही है या फिर अच्छा वर्किंग एनवायरनमेंट नहीं प्रोवाइड किया जा रहा, तो आपका नेगेटिव एटीट्यूड हो जाएगा। बट यही जो एटीट्यूड आपका डेवलप होता है वो आपको फ्यूचर में जैसी भी नई ऑर्गेनाइजेशन में आप जाओगे उसके साथ एडजस्ट करने में हेल्प करता है। अगर आपका नेगेटिव एटीट्यूड रहा होगा तो फ्यूचर में थोड़ा सा भी अच्छा मिलेगा ना, तो आपका एटीट्यूड ये होगा कि कम से कम फ्यूचर वाले से तो, जो प्रीवियस है उससे तो बेटर है। तो आपका जो एटीट्यूड बनता है वो आपको एडजस्टमेंट में हेल्प करता है। जब भी नई चीज़ आपके साथ होगी उनके साथ आप इजीली एडजस्ट कर सको, फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करने में हेल्प करता है। ईगो डिफेंस फंक्शन, जो आपका एटीट्यूड होता है वो आपको अपनी ईगो को डिफेंड करने में हेल्प करता है। पीपल ऑफन फॉर्म एंड मेंटेन सर्टेन एटीट्यूड टू प्रोटेक्ट देयर ओन सेल्फ इमेजेस, यानी कि खुद की ईगो को, खुद की इमेज को प्रोटेक्ट करने के लिए भी कुछ लोग ईगो बना लेते हैं या फिर एटीट्यूड का यूज़ करते हैं। जैसे आपकी ऑर्गेनाइजेशन में कोई न्यू एम्प्लॉय आया और आपको लग रहा है कि वो आपसे ज़्यादा क्वालिफाइड है, बट बिकॉज आप नहीं चाहते कि आप ऐसा फील करो, फियर फील करो या ऐसा फील करो कि भाई मेरी जॉब जा सकती है या फिर मेरी पोस्ट जा सकती है अगर इसने बहुत ज़्यादा अच्छा परफॉर्म किया, तो आप अपने माइंड में खुद से एक एटीट्यूड बना लेते हो कि नहीं, ये मेरे से बेटर परफॉर्म नहीं कर सकता, ये मेरे जितना अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकता, इसके अंदर उतनी स्किल्स नहीं है कि ये अच्छा है बट उतनी स्किल्स नहीं है। सो वो आप अपनी ईगो को डिफेंड करने के लिए, अपनी गिल्ट या थ्रेट की फीलिंग को डिफेंड करने के लिए जो फंक्शन, जो एटीट्यूड लेके आते हैं उसे हम बोलते हैं ईगो डिफेंस फंक्शन। देन एक्सप्रेसिव फंक्शन, एटीट्यूड क्या होते हैं? एक्सप्रेसिव फंक्शन तो परफॉर्म कर ही रहे हैं। जो आपका एटीट्यूड होगा, जो आपकी फीलिंग होंगी, बिलीफ होगी, जो आपके एक्शंस होंगे, वो एक्सप्रेस करेंगे कि आप किस तरीके के पर्सन हो, आपके क्या सेल्फ कॉन्सेप्ट है, आप लोगों के बारे में क्या सोचते हो, आप खुद के बारे में क्या सोचते हो। तो ये एक एक्सप्रेसिव फंक्शन होता है। एंड नॉलेज फंक्शन क्या है कि एटीट्यूड शो करता है कि आपको उस चीज़ के बारे में कितनी नॉलेज है, और आपका एटीट्यूड ये भी शो करता है कि आप कितनी और नॉलेज गेन करना चाहते हो। पीपल नीड मेंटेन अ स्टेबल एंड ऑर्गेनाइज्ड और मीनिंगफुल स्ट्रक्चर ऑफ देयर वर्ल्ड इन ऑर्डर टू प्रिवेंट चाउस, कि आप नहीं चाहते कि आपकी लाइफ बहुत मैसी हो, कि ये चीज़ वहाँ है वहाँ है, कुछ चीज़ सिस्टमेटिक नहीं है। आप चाहते हो एक ऑर्गेनाइज्ड लाइफ हो, उसके लिए आपको नॉलेज की रिक्वायरमेंट होती है, और एटीट्यूड ये शो करता है कि आपको कितनी नॉलेज है। फॉर एग्जाम्पल, आप कार खरीदने गए हो लेकिन आपको कार के बारे में उतनी नॉलेज नहीं है, तो आपके वहाँ पर जो एटीट्यूड
एटीट्यूड होगा वो ये होगा कि और इन्फॉर्मेशन मैं गेन कर सकूँ, और सर्चिंग कर सकूँ, सबसे रिकमेंडेशंस ले सकूँ। सो आपका एटीट्यूड आपके नॉलेज फंक्शन को शो करता है, और ज़्यादातर कंज्यूमर बिहेवियर में ही आपका नॉलेज फंक्शन यूज़ किया जाता है। सो एटीट्यूड के 4 फंक्शन हमारे क्या क्या हुए? एडजस्टमेंट फंक्शन, ईगो डिफेंस फंक्शन, एक्सप्रेसिव फंक्शन एंड नॉलेज फंक्शन। चेंजिंग इन एटीट्यूड, जब भी हम चाहते हैं कि एटीट्यूड चेंज हो तो एटीट्यूड को चेंज करना बिल्कुल भी ईजी नहीं है, बिकॉज एक पर्सन खुद नहीं चाहता कि वो चेंज हो। अनलेस एंड अनटिल वो खुद नहीं चाहेगा वो चेंज हो, उसे चेंज करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। कई बार उसने कमिटमेंट दे रखी होती हैं तो उसे लगता है कि मेरी कमिटमेंट्स मेरे इसी एटीट्यूड को फिट करती हैं, अगर मैंने खुद को बदला तो ऐसा हो सकता है कि मैं अपनी कमिटमेंट्स पे ना रह पाऊँ। कॉग्निटिव वो माइंड को समझा नहीं पाता कि मुझे चेंज की रिक्वायरमेंट है। बट स्टिल अगर आपको चेंज करना है एटीट्यूड को, किसी का नेगेटिव एटीट्यूड है तो उसको पॉजिटिव में लेके आना है, तो उसके 2 तरीके के चेंजेस होते हैं। या तो आप खुद के ही एटीट्यूड को बदलना चाह रहे हो, या फिर ऑर्गेनाइजेशन में आपके जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके एटीट्यूड को बदलना चाह रहे हो। तो अगर खुद के एटीट्यूड को बदलना चाह रहे हो तो किन पॉइंट्स पे फोकस करना चाहिए कि आपको खुद का एटीट्यूड बदलना है? तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपका एटीट्यूड है कैसा, किस चीज़ के बारे में आपकी क्या थिंकिंग है, क्या बिलीव्स हैं, क्या फीलिंग है, ये आपको पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले तो आपको अवेयरनेस होनी चाहिए खुद के एटीट्यूड की। देन थिंक फॉर सेल्फ, जब भी आप चेंज करने की कोशिश करते हो तो अपने बारे में भी सोचो, किसी और का सोच के कि वो पर्सन मेरे बिहेवियर को पसंद नहीं करता तो आप अपने एटीट्यूड को चेंज कर रहे हो, ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको खुद के बारे में भी सोचना चाहिए, खुद के एटीट्यूड के बारे में भी सोचना चाहिए, खुद की पर्सनालिटी के बारे में भी सोचना चाहिए। कीप एन ओपन माइंड, अपना ओपन माइंड रखो। जो चीज़ें आपको न्यू ऐड करनी है, जो भी आप एक्स्ट्रा ऐड करना चाहते हो या चाहते हो कि आपकी फीलिंग्स या फिर थिंकिंग ऐसी हो जाए, तो ओपननेस होनी चाहिए आपके उसके अंदर। रिस्ट्रिक्शंस नहीं होनी चाहिए कि इतनी होगी उतनी होगी। अगर आप चाहते हो कि आपका एटीट्यूड चेंज हो तो आपको ओपन होना पड़ेगा, यानी कि ओपन माइंड रखना पड़ेगा ताकि न्यू चीज़ें आपके माइंड में एंटर हो सकें। बिल्ड अ पॉजिटिव सेल्फ एस्टीम, यानी कि आप ये सोचो कि जो भी आप कर रहे हो उससे आपको कोई ना कोई बेनिफिट ही होगा। जो आपका एटीट्यूड चेंज होगा वो आपके लिए कुछ फेवरेबल थिंग लेके आएगा, कुछ बेनिफिट लेके आएगा। पॉजिटिविटी बनाए रखो और स्टे अवे फ्रॉम नेगेटिव इन्फ्लुएंसेस। जब आप इस चेंजिंग के प्रोसेस पे हो तो जो ऐसे पीपल हैं या फिर जो ऐसी चीज़ें हैं जो आपको वापस खींच रही हैं या फिर जो आपको नेगेटिवली इन्फ्लुएंस कर रही हैं कि इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, मत करो, उनसे थोड़ा दूर रहो। देन अगर आप एम्प्लॉयज़ का एटीट्यूड चेंज करना चाहते हो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर तो आप कैसे कर सकते हो? फर्स्ट उन्हें फीडबैक प्रोवाइड करके, बिकॉज अगर आप उन्हें फीडबैक प्रोवाइड करोगे तो उन्हें पता चलेगा कि वो कैसा परफॉर्म कर रहे हैं। अगर वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे होंगे तो उन्हें खुद पता चलेगा कि उन्हें अपने एटीट्यूड को वर्क के टुवर्ड्स चेंज करने की रिक्वायरमेंट है, उन्हें ज़्यादा कंसनट्रेटेड एटीट्यूड की रिक्वायरमेंट है, ज़्यादा फोकस्ड एटीट्यूड की रिक्वायरमेंट है। तो उनको फीडबैक देके आप उनका चेंज कर सकते हो। पॉजिटिव रोल मॉडल, जो उनके रोल मॉडल हैं वो ऐसे चुनो जो पॉजिटिव हों, यानी कि जो उन्हें और इन्फ्लुएंस करें बेटर परफॉर्म करने के लिए, उनके एटीट्यूड को चेंज करने के लिए, पॉजिटिव वे में लेके आने के लिए। देन प्रोवाइडिंग न्यू इन्फॉर्मेशन, ज़्यादा से ज़्यादा उन्हें इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करो, डाटा प्रोवाइड करो, उनकी नॉलेज को इम्प्रूव करो सो दैट उनका एटीट्यूड अपने आप से चेंज होने लग जाए। बिकॉज नॉलेज बढ़ेगी तो थिंकिंग की चेंज भी होगी, क्योंकि अगर जैसे जैसे आपकी नॉलेज बढ़ती है, आपको किसी चीज़ के बारे में इन्फॉर्मेशन मिलती है तो आपका सोचने का तरीका बदलता रहता है, आप उसे बेटर अंडरस्टैंड करने लग जाते हो। यूज़ ऑफ फियर, आप फियर का भी यूज़ कर सकते हो, यानी कि आप अपनी पोजीशन का यूज़ कर सकते हो उनके एटीट्यूड को चेंज करने के लिए कि अगर आपने वर्क के टुवर्ड अपना एटीट्यूड नहीं बदला तो हम किसी और को ले लेंगे, आपको रिप्लेस कर देंगे। इन्फ्लुएंस ऑफ फ्रेंड, या फिर जो उनके पीयर ग्रुप्स हैं, जो उनके फ्रेंड है, उनको यूज़ करो कि आप उन्हें समझाओ कि उन्हें एटीट्यूड चेंज करने की रिक्वायरमेंट है, इसके थ्रू आप चेंज कर सकते हैं एटीट्यूड को। नाउ मोटिवेशन, मोटिवेशन क्या होता है कि मोटिवेशन प्रिंसिपल्स इज दैट परफॉर्मेंस ऑफ एन इंडिविजुअल डिपेंड ऑन हिज और हर एबिलिटी बैक्ड बाय मोटिवेशन, यानी कि एक पर्सन की परफॉर्मेंस, वो कैसा एक जॉब में परफॉर्म कर रहा है, वो डिपेंड करता है किस चीज़ पे, कि उसकी कितनी तो उसके अंदर एबिलिटीज़ हैं और कितनी एबिलिटीज़ के साथ कितनी मोटिवेशन उसे प्रोवाइड की जा रही है। सो हमारी जो भी परफॉर्मेंस है, एबिलिटीज़ इनटू में मोटिवेशन इज इक्वल टू परफॉर्मेंस। हम जॉब में लेके परफॉर्मेंस, हम जो भी एम्प्लॉयज़ को लेके आते हैं वो उसकी एबिलिटी के बेस पे लेके आते हैं, यानी कि जो उसके अंदर स्किल्स दिखती हैं उसके बेस पे हम उसे सेलेक्ट कर लेते हैं कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए ये पर्सन बेस्ट फिट है। बट अगर हम उसे मोटिवेट नहीं करेंगे तो हमारी परफॉर्मेंस लो ही रह जाएगी। उन्हें मोटिवेट करना इंपॉर्टेंट है ताकि हम क्या कर सकें, इम्प्रूव कर सकें। द परफॉर्मेंस ऑफ एम्प्लॉयज़ इज डिपेंड अपॉन द एबिलिटी एंड द मोटिवेशन। मोटिवेशन रेफर्स टू दैट प्रोसेस विच एक्साइट पीपल टू वर्क फॉर द अटेनमेंट ऑफ डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव, यानी कि मोटिवेशन एक ऐसी चीज़ है जो पीपल को एनकरेज करती है, एक्साइट करती है कि आपको काम करना है, आपको ये करना होगा। तो मोटिवेशन आपको लेके आनी ज़रूरी है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ताकि आप अपने डिजायर्ड गोल को अचीव कर सको। मोटिवेशन के फीचर्स क्या हैं कि एक इंटरनल फीलिंग है। मोटिवेशन क्या है? एक इंटरनल इंटेंजिबल फोर्स है जो आपके अंदर
अंदर की फीलिंग है कि आपको दूसरों को मोटिवेट करना है ताकि वो वर्क करें। और किस चीज़ के लिए मोटिवेट करते हैं? मोटिवेशन प्रोड्यूस गोल ओरिएंटेड बिहेवियर, कि हम उन्हें मोटिवेट करते हैं कुछ परफॉर्म करने के लिए। मोटिवेशन इन्फ्लुएंस करती है किसी एक्शन को लेने के लिए। फॉर एग्जांपल, आपके कोई फ्रेंड्स होंगे, जब भी आप लो फील करते होगे तो जो आपको मोटिवेट करते होंगे, नहीं कि हमेशा ट्राई करते रहो, अगर आप फेलियर भी फेस कर रहे हो तो भी आपको ट्राई करना नहीं छोड़ना चाहिए, बिकॉज सक्सेस आपके पास आएगी अगर आप लगातार ट्राई कर रहे हो, एफर्ट्स डाल रहे हो। मोटिवेशन कैन बी इधर पॉजिटिव और नेगेटिव। मोटिवेशन आप पॉजिटिव वे में भी यूज़ कर सकते हो और नेगेटिव वे में भी। पॉजिटिव यानी कि आप उन्हें पॉजिटिव वर्ड्स बोल के कि आपने बहुत एफर्ट्स किए थे, कुछ नहीं होता, नेक्स्ट टाइम आप फिर से ट्राई कर सकते हो। नेगेटिव इन द सेंस कि जब आप नेगेटिव मोटिवेशन क्या होती है, जब आपके माइंड में ना किसी की कोई पॉइंट रह जाता है कि उन्होंने मुझे ऐसा कैसे बोल दिया, और देन आप उनको प्रूव करने के लिए कि आप कर सकते हो, काम करने लग जाते हो। तो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकती है एक, लेकिन कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, बिकॉज इतनी आसानी से आप पीपल को मोटिवेट नहीं कर सकते, क्योंकि सबके सब सेम चीज़ों से मोटिवेट नहीं होते। आप जिस चीज़ से मोटिवेट होते हो, सिमिलरली आपका फ्रेंड नहीं होता होगा। ऑर्गेनाइजेशन में किसी को बोनस अच्छा लगता है, किसी को ट्रिप्स अच्छी लगती है, किसी को लगता है कि मुझे तो फैसिलिटीज़ ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए, किसी को लगता है टाइम के हार्स ज़्यादा अच्छे होने चाहिए। तो सब अलग अलग मोटिवेशन होती है, तो इसलिए वो कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन। तो मोटिवेशन की बेसिकली अर्ली थ्योरीज होती हैं एंड कंटेम्प्रेरी थ्योरीज होती हैं। अर्ली थ्योरीज यानी कि जो पहले यूज़ की जाती थी, जिसमें साइंटिफिक मैनेजमेंट और ह्यूमन रिलेशन मॉडल को यूज़ किया जाता था। ये दोनों हम डिस्कस कर चुके हैं। ह्यूमन रिलेशन मॉडल में हमारे क्या आएंगे, जो एल्टन मायो, क्या था हमारा, एल्टन मायो ने हॉर्जोन स्टडीज़ परफॉर्म की थी, वो इसके अंदर आती हैं कि उन्होंने किस पे, ह्यूमन के बिहेवियर पे ज़्यादा फोकस किया था, कि अगर हम उनके साथ अच्छा बिहेवियर रखते हैं, उन्हें डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व करते हैं, उनकी फीलिंग्स को समझते हैं, कम्युनिकेशन को समझते हैं, तो हम उन्हें मोटिवेट कर सकते हैं। साइंटिफिक मैनेजमेंट ने क्या बोला था, जो 4 प्रिंसिपल्स दिए थे, दैट साइंस इज़ नॉट रूल ऑफ थंब, हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड, इंडिविजुअल कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, एंड डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सनल। इन सब चीज़ों पे फोकस करके, साइंटिफिक मैनेजमेंट पे फोकस करके हम क्या कर सकते हैं, मोटिवेट कर सकते हैं हमारे एम्प्लॉयज़ को, कि वो अपनी चेंज कर सकते हैं। साइंस इज़ नॉट रूल ऑफ थंब का मतलब क्या है, कि एक चीज़ अच्छी है बट इसका मतलब यही नहीं कि सारे काम उसी तरीके से होंगे, अपने अकॉर्डिंग भी पर्सन्स वर्क कर सकते हैं। जिसके अंदर हमने मोशन स्टडी, मेथड स्टडी, टाइम स्टडी, फैटिग स्टडी की थी, वो हमारी क्या थी, अर्ली थ्योरीज थी। आज हम डिस्कस करेंगे मॉडर्न थ्योरीज। इन थ्योरीज के आपको नाम और उनकी जो अंदर की डिटेल्ड, बहुत ज़्यादा डिटेल तो नहीं, बट वो थ्योरी किसने दी हैं और वो क्या कहना है, उनका मीनिंग आपको क्लियर होना चाहिए। ये ऑलरेडी डिस्कस्ड है हम प्रीवियस वीडियोस में, क्योंकि अगर आपने यूनिट 1 कर ली है तो आपको ह्यूमन रिलेशन मॉडल और साइंटिफिक मैनेजमेंट आपका ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है। कहाँ डिस्कस हुआ था, जो हमने फर्स्ट या सेकंड वीडियो की थी, जो यूनिट 1 की, जिसके अंदर हमने मैनेजमेंट थ्योरीज डिस्कस की थी, उसी के अंदर हमारी आ गई थी। जो हमारी मैनेजमेंट में सबसे पहले क्लासिकल थ्योरीज थी, उसके अंदर थी हमारी साइंटिफिक मैनेजमेंट, एंड न्यू क्लासिकल के अंदर थी ह्यूमन रिलेशन मॉडल। सो पहले मोटिवेशन के लिए इनका यूज़ किया जाता था। कंटेम्प्रेरी थ्योरीज यानी कि मॉडर्न टाइम में क्या यूज़ की जाती है, तो उसमें हमारी आती है मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरीज, कंटेंट थ्योरी एंड प्रोसेस थ्योरी। कंटेंट थ्योरी क्या होती हैं, जो फोकस करती हैं कि हम अपने एम्प्लॉयज़ के नीड को समझें, और उनके नीड मतलब उन्हें किस चीज़ की ज़रूरत है। जिस चीज़ की ज़रूरत है, अगर हम कहेंगे जो आपको चाहिए हम आपको वो देंगे, तो वो चीज़, लेकिन आप काम करो, तो आप ऑटोमेटिकली मोटिवेट होगे कि आपको जो डिज़ायर है, अगर आपको जो नीड है वही आपको मिल जाएगा ये काम करने से। तो वो आपकी कौन सी होती है, कंटेंट थ्योरी, जो नीड पे फोकस करती हैं, कि नीड को आइडेंटिफाई करते हैं एंड उसके थ्रू मोटिवेट करते हैं एम्प्लॉयज़ को। प्रोसेस थ्योरी क्या करती है, कि नीड को कैसे फुलफिल किया जाएगा उस प्रोसेस पे फॉलो करती हैं, उस प्रोसेस के थ्रू मोटिवेट करती हैं, वो हमारी क्या होती है, प्रोसेस थ्योरीज। सो हमारी कंटेंट थ्योरी, इनके नाम आप कहीं पे भी लिख लीजिए, बट इनको आपको बार बार रिवाइज करना है, ताकि आपको ये पता रहे कंटेंट के अंदर कौन सी आती है एंड प्रोसेस के अंदर कौन सी आती है। कंटेंट के अंदर आएगी मैस्लो नीड हायरार्की, हेज़बर्ग 2 फैक्टर, एल्डरफर ERG थ्योरी और अचीवमेंट मोटिवेशन थ्योरी। प्रोसेस के अंदर आएगी गोल सेटिंग, रूम एक्सपेक्टेंसी, एडम्स इक्विटी थ्योरी एंड पोर्टर परफॉर्मेंस सेटिस्फैक्शन मॉडल। 1 बाय 1 हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले है मैस्लो नीड हायरार्की थ्योरी, जो किसने दी है, अब्राहम मैस्लो ने दी है, जिन्होंने क्या किया कि हमें एक हायरार्की दे दी, एक सिस्टमेटिक स्ट्रक्चर दे दिया कि ये नीड्स होती हैं, अब इन नीड्स के अकॉर्डिंग आप क्या करो, मोटिवेशन कर दो। अब उन्होंने क्या बता दी, 5 ऐसी नीड्स बना दी कि एक ह्यूमन की यही 5 नीड होती हैं, और इन 5 नीड के अकॉर्डिंग आप एक ह्यूमन को मोटिवेट कर सकते हो। और उन्होंने क्या बोला, पीपल वॉन्टिंग बींग हुज नीड कैन इन्फ्लुएंस देयर बिहेवियर। यानी कि फॉर एग्जाम्पल उन्होंने 5 नीड दी, एक हायरार्की में दे दी कि ये हायरार्की है, ये उनका स्ट्रक्चर है, ये 5 नीड है फॉर एग्जाम्पल। तो अगर वो फर्स्ट नीड पे है और फर्स्ट उसकी सेटिस्फाई हो गई,
तो जो नीड सेटिस्फाइड है वो उसे अब मोटिवेट नहीं करेगी, जो नीड अभी सेटिस्फाई नहीं हुई है ना वो उसे मोटिवेट करती है। सिमिलरली हमारे साथ क्या होता है, जो चीज़ हमारे पास है, फॉर एग्जाम्पल आपके पास ऑलरेडी 5 चॉकलेट रखी हैं, कोई आपको आके कहता है कि मेरा ये काम कर दे, मैं तुझे 1 चॉकलेट दूंगी, तो आप क्या बोलोगे कि मेरे पास ऑलरेडी है। तो जो चीज़ आपकी ऑलरेडी सेटिस्फाइड है वो चीज़ आपको मोटिवेट नहीं करेगी। बट आपके पास जो चीज़ नहीं है, फॉर एग्जाम्पल आपको कुछ ऐसी चीज़ चाहिए, आपको फ़ोन चाहिए, लैपटॉप चाहिए, कोई आपके कहे कि अगर आपने ये काम कर दिया तो मैं आपको नया लैपटॉप दिलाऊंगा, तो आप क्या बोलोगे कि अब मैं ये काम करूंगी, क्योंकि जो चीज़ मेरे पास नहीं है उसके लिए मुझे डिज़ायर है। तो यही अब्राहम मैस्लो कहते हैं कि अगर हमारी जो नीड फुलफिल नहीं हुई है ना वही हमें मोटिवेट करती है, जो फुलफिल हो चुकी वो हमें मोटिवेट नहीं करती। और ये जो नीड है ये अकॉर्डिंग टू लेवल ऑफ इंपॉर्टेंस वो क्या कर दी गई है, अरेंज कर दी गई है कि सबसे पहले ये इंपॉर्टेंट होती है तो वो सबसे नीचे आएगी, इसके बाद हम सेकंड के बारे में सोचते हैं, उसके बाद हम नेक्स्ट के बारे में सोचते हैं, फर्दर ऐसे जाते रहते हैं। और ये जिस ऑर्डर में अरेंज किए हैं वो क्या है, अकॉर्डिंग टू इम्पोर्टेंस है। नाउ वो हमारी 5 नीड कौन सी हैं, सबसे पहले हमारी आती है फिजियोलॉजिकल नीड, देन सेफ्टी नीड, सोशल नीड एंड एस्टीम नीड। सबसे पहले हमारी क्या है, फिजियोलॉजिकल नीड, जैसे हम बोलते हैं रोटी कपड़ा और मकान, यानी कि हमें क्या मिल जाना चाहिए, कुछ खाने को मिल जाए, रहने को मिल जाए और कपड़े मिल जाए, वो हमारी क्या होती है, बेसिक नीड होती है। और वही हमारी क्या है, फिजियोलॉजिकल नीड। तो हर एक ह्यूमन बीइंग की फर्स्ट नीड हमेशा क्या होती है, फिजियोलॉजिकल नीड होती है। जब ये नीड सेटिस्फाई हो जाती है तो इस पर्सन को हम कैसे मोटिवेट कर सकते हैं, उन्हें सेफ्टी नीड प्रोवाइड करके। सेफ्टी कैसी, फाइनेंशियल सिक्योरिटी सेफ्टी और हमारी फिजिकल सेफ्टी, यानी कि उसको लाइफ का कोई थ्रेट ना हो और मनी का कोई थ्रेट ना हो। तो जब एक ऑर्गेनाइजेशन सेफ्टी प्रोवाइड करती है उस पर्सन को सेफ्टी नीड क्या करेंगी, मोटिवेट करेंगी, जिसकी अभी वो जिस सिर्फ फिजियोलॉजिकल नीड पे था। जिस पर्सन की सेफ्टी नीड भी फुलफिल हो गई है, यानी कि उसके पास पैसा भी सही है और उसकी भी हेल्थ भी सही है, तो उसे कौन सी नीड मोटिवेट कर सकती है, सोशल नीड। सोशल नीड यानी कि जैसे फ्रेंडशिप हो, एफिलिएशन हो, लव हो, बिलोंगिंगनेस हो, सब चाहते हैं कि वो किसी के साथ अपनी फीलिंग्स शेयर कर सके, इमोशन शेयर कर सके। सो अगर आपको जो भी पर्सन है जिसे मोटिवेट करना है, जो फिलहाल सेफ्टी नीड पे है, तो सोशल नीड उसे मोटिवेट कर सकते हैं, उसके फ्रेंड्स बनाओ, उसके साथ अच्छे रिलेशंस बनाओ। जिसकी ये नीड भी सेटिस्फाई हो गई, उसके लिए नेक्स्ट नीड जो उसे मोटिवेट कर सकती है वो क्या है, सेल्फ एस्टीम नीड, यानी कि आप हमेशा चाहते हो कि आपकी सोसाइटी में एक रिस्पेक्ट हो, एक स्टेटस हो, एक डिग्निटी हो, सब आपको रिस्पेक्ट करे, सब आपके बारे में सोचे, सब आपके बारे में अच्छा बोले। तो वो आपकी क्या होती है, रिस्पेक्ट नीड होती है। डिग्निटी यानी कि आपको एस्टीम चाहिए होती है, अपनी एक स्टेटस चाहिए होता है, वो आपकी होती है एस्टीम नीड। जिस पर्सन को अच्छा खासा स्टेटस मिल जाता है, सब उसकी रिस्पेक्ट कर रहे हैं, तो लास्ट नीड होती है हमारी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड, जिसका मतलब क्या है, जो भी हम कर सकते हैं, जो भी हम विलिंग है वो सब हम परफॉर्म कर लें, जो भी डिज़ायर्स है सब कुछ यूज़ कर ले, सब कुछ यूज़ कर ले, सब कुछ परफॉर्म कर लें, वो हमारी होती है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। और ये हमारी टॉप मोस्ट नीड है, यानी कि इस नीड पे पहुंचना सबसे मुश्किल है। यानी कि एक तरीके से ऐसे नहीं बोलते कि अब हमने सब मोह माया को छोड़ दिया, तो वो हमारी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड होती है। यानी कि अब वो करना जो आपको पीस प्रोवाइड करता है, जो आपको हैप्पीनेस प्रोवाइड करता है, वो आपकी क्या होती है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। तो एक पर्सन को अकॉर्डिंग टू अब्राहम मैस्लो ऐसे हम फॉलो करके मोटिवेट कर सकते हैं कि जो नीड उसके पास नहीं है उसके थ्रू से मोटिवेट किया जा सकता है। सेकंड है, ये क्या थी, अब्राहम मैस्लो की नीड हायरार्की थ्योरी। सेकंड है हेज़बर्ग 2 फैक्टर थ्योरी। हेज़बर्ग ने 2 फैक्टर्स प्रोवाइड किए जिसको हम बोलते हैं सेटिस्फैक्टर्स और डिससेटिस्फैक्टर्स। कुछ ऐसे फैक्टर्स जो अगर जॉब में प्रेजेंट नहीं है तो वो डिससेटिस्फैक्शन क्रिएट करेंगे, और कुछ ऐसे फैक्टर्स कि जो अगर जॉब में प्रेजेंट हैं तो वो सेटिस्फैक्शन क्रिएट करेंगे। अब इसमें डिफरेंस क्या है कि हेज़बर्ग 2 फैक्टर ने क्या बोला कि हमारे पहले हम सिर्फ ये लेके चलते थे कि डिससेटिस्फैक्शन है और सेटिस्फैक्शन है, बट हेज़बर्ग ने बोला नहीं, 4 चीज़ें होती हैं। एक एम्प्लॉय डिससेटिस्फाई है, ऐसा भी हो सकता है कि वो नॉट डिससेटिस्फाई है। जो पर्सन डिससेटिस्फाई नहीं है, क्या आप ये बोल सकते हो कि आप उससे सेटिस्फाई हो? नहीं। जैसे आप बोलते हो ना नॉट बैड बट इट डजंट मीन दैट इज़ गुड। कोई चीज़ आपको बुरी नहीं लगी, आप उसे लाइक नहीं करते बट उसे डिसलाइक भी नहीं करते। सो वैसे ही एक सेटिस्फैक्शन होता है, एक डिससेटिस्फैक्शन होता है कि एम्प्लॉय सेटिस्फाई है, एम्प्लॉय डिससेटिस्फाई है। एम्प्लॉय अब ये क्या होता है कि एम्प्लॉय डिससेटिस्फाई भी नहीं है और सेटिस्फाई भी नहीं है, तो वो हमारा क्या है, या तो नॉट सेटिस्फाई या नॉट डिससेटिस्फाई। ये 2 चीज़ें और ऐड कर दी कि ऐसा भी हो सकता है कि एम्प्लॉय सेटिस्फाई है और सेटिस्फाई नहीं है बट डिससेटिस्फाई भी नहीं है। जैसे कि हम क्या बोलते हैं कि
कॉलेज जाने से या फिर आपको रोज़ कॉलेज जाना पड़ता है तो आपको लगता है कि आप नॉलेज भी गेन कर रहे हो, जिससे आप सेटिस्फाई नहीं हो, बिकॉज आप नहीं चाहते कि आप रोज़ जल्दी उठ के जाओ और फिर लेक्चर्स लो, बट आप उससे डिससेटिस्फाइड भी नहीं हो, ना तो आप सेटिस्फाइड हो ना आप डिससेटिस्फाइड हो। तो जब एक पर्सन इस केस में होता है तो ऐसा भी हो सकता है कि वो नॉट डिससेटिस्फाइड है या नॉट सेटिस्फाइड है। सो ये 4 चीज़ें होती है जो एक एम्प्लॉयज़ की जॉब के अंदर हो सकती हैं, और जो हमारे ये फैक्टर्स होते हैं वो उसी चीज़ से रिलेट करते हैं। अब देखो नेम देखो, जॉब डिससेटिस्फैक्शन यानी कि ये क्या है, डिससेटिस्फायर्स, यानी कि अगर ये हमारी जॉब में नहीं हुए तो 100% हमारा एम्प्लॉय डिससेटिस्फाई होगा। और जॉब सेटिस्फायर यानी कि अगर ये हमारी जॉब में नहीं हुए तो हमारा एम्प्लॉय कभी सेटिस्फाई नहीं हो सकता। ये जो चीज़ें हैं वही सेटिस्फैक्शन को लेके आती हैं। नाउ ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो अगर नहीं हुई तो एम्प्लॉय डिससेटिस्फाई होगा, यानी कि वर्किंग कंडीशन, कैसे एरिया प्रोवाइड कर रहे हो जहाँ पे वो काम कर रहे हैं, उनके रिलेशनशिप कैसे हैं, आपकी पॉलिसीज़ रूल्स रेगुलेशंस कैसे हैं, कैसी क्वालिटी है, सैलरी आप कितनी प्रोवाइड कर रहे हो। अगर ये सारी चीज़ें आपकी जॉब के अंदर हैं तो वो क्या होगा, नॉट डिससेटिस्फाई, यानी कि आपकी जॉब से वो डिससेटिस्फाई तो नहीं है। बट अगर आपकी जॉब के अंदर नहीं है तो वो क्या होगा, डिससेटिस्फाई। मैं फिर से बोल रही हूँ, 4 चीज़ें हैं, सेटिस्फाइड, डिससेटिस्फाइड, नॉट सेटिस्फाइड, नॉट डिससेटिस्फाइड। तो जो डिससेटिस्फैक्टर हैं वो सिर्फ डिससेटिस्फैक्शन के साथ डील करते हैं कि अगर हैं तो वो क्या होगा, नॉट डिससेटिस्फाइड, अगर ये चीज़ें नहीं हैं तो वो क्या होगा, डिससेटिस्फाइड। सिमिलरली अगर सेटिस्फैक्टर्स हैं तो वो क्या हो सकता है, या तो वो सेटिस्फाइड हो सकता है या नॉट सेटिस्फाइड हो सकता है। तो अगर ये चीज़ें जैसे कि अचीवमेंट, तो आप उसे रिकॉग्निशन देते हो, रिवॉर्ड देते हो, ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हो, वो खुद काम कर सकते हैं, फ्रीडम देते हो, एडवांसमेंट ग्रोथ अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करते हो, तो अगर ये चीज़ें जॉब के अंदर हैं होंगी तो वो क्या होगा, सेटिस्फाइड, अगर नहीं होंगी तो नॉट सेटिस्फाइड। रिपीट कर रही हूँ, अगर ये चीज़ें डिससेटिस्फायर आपकी जॉब के अंदर हैं तो वो क्या होगा, नॉट डिससेटिस्फाइड। अगर ये चीज़ें आपकी जॉब के अंदर नहीं हैं तो वो क्या होगा, डिससेटिस्फाइड। सिमिलरली सेटिस्फैक्टर्स अगर आपकी जॉब के अंदर हैं तो वो क्या होगा, सेटिस्फाइड, नहीं है तो वो क्या होगा, नॉट सेटिस्फाइड। नाउ नेक्स्ट थ्योरी इज ERG थ्योरी ऑफ मोटिवेशन, जो बिल्कुल भी अलग नहीं है, ये एल्डरफर ने दी है और बिल्कुल सिमिलर है अब्राहम मैस्लो की थ्योरी को। बस उसने क्या किया, इसे थोड़ा सिंप्लीफाई कर दिया है कि जैसे अब्राहम मैस्लो ने 5 बताई थी, फिजियोलॉजिकल, सेफ्टी, सोशल, सेल्फ एस्टीम एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, उन्होंने तोड़ के इन्हें 3 में डिवाइड कर दिया कि जो हमारी फिजियोलॉजिकल एंड सेफ्टी नीड है उन्हें हम बोलते हैं एग्जिस्टेंस, सोशल और जो हमारी सेल्फ एस्टीम है वो हमारे किसके अंदर आ जाती है, रिलेटेडनेस एंड ग्रोथ। ये 3 हमारी क्या है कि इन 3 चीज़ों के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, मोटिवेट कर सकते हैं। सबसे पहले क्या आती है, E, फिर R एंड G, यानी कि सबसे पहले एक पर्सन की नीड क्या है, एग्जिस्टेंस, कि वो सही से उसे खाने पीने को चीज़ें मिल जाए, सर्वाइवल कर सके, बेसिक रिक्वायरमेंट सेफ्टी को वो पूरा कर सके। जब एग्जिस्टेंस पूरी हो जाती है तो उसे क्या मोटिवेट करती है, रिलेटेडनेस, यानी कि उसके सोशल रिलेशंस अच्छे हों, पर्सनल रिलेशनशिप अच्छी हों, फ्रेंड्स हों, एफिलिएशन हो, और उसके बाद वो क्या सोचता है कि उसकी डेवलपमेंट हो, ग्रोथ हो, सेल्फ एस्टीम हो। सो सबसे पहले क्या, एग्जिस्टेंस, जब वो मोटिवेट करने बंद हो जाता है तो रिलेटेडनेस अब करती है मोटिवेट, और ये करना बंद कर देती है तो हमारी ग्रोथ उसे मोटिवेट करती है। सो ये हमारी क्या थी, ERG थ्योरी। नाउ अचीवमेंट मोटिवेशन थ्योरी, जो हमें किसने दी है, डेविड ने दी है, और उनका मानना क्या है कि एक पर्सन को जो चीज़ मोटिवेट करती हैं वो 3 तरीके की हो सकती हैं। ऐसा भी हो सकता है कि उनकी डिग्री डिफरेंट हो, किसी के लिए अचीवमेंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, किसी के लिए पावर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, किसी के लिए लव और एफिलिएशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बट ये 3 चीज़ हैं जो एक पर्सन को मोटिवेट करती हैं। वो क्या होती है, अचीवमेंट, पावर एंड एफिलिएशन। मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको पता होना चाहिए कि अचीवमेंट मोटिवेशन थ्योरी के अंदर 3 चीज़ें क्या हैं, नीड फॉर अचीवमेंट, नीड फॉर पावर एंड नीड फॉर एफिलिएशन। नीड फॉर अचीवमेंट यानी कि उस पर्सन को वही चीज़, जो पर्सन के अंदर नीड फॉर अचीवमेंट है, उसे सिर्फ और सिर्फ गोल अचीव करना ही मोटिवेट कर सकता है, सक्सेस ही मोटिवेट कर सकता है। फॉर एग्जांपल अगर आप नेट JRF के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो सिर्फ और सिर्फ आपका JRF क्लियर होना ही आपको मोटिवेट कर सकता है, और कोई चीज़ आपको मोटिवेट नहीं कर सकती, वो है आपकी नीड फॉर अचीवमेंट। नीड फॉर पावर यानी कि ऐसे पर्सन जो चाहते हैं कि दूसरों को इन्फ्लुएंस कर सके, कंट्रोल कर सके, अपनी चला सके, वो चीज़ उनके पास पावर हो, अथॉरिटी हो, वो चीज़ उन्हें कंट्रोल, मतलब उन्हें सेटिस्फाई करेगी, मोटिवेट करेगी। कि हम उनसे काम कराना चाहते हैं तो हमें बोलना पड़ेगा कि अगर ऐसा करोगे तो आपको पावर ज़्यादा मिलेगी, आपकी अथॉरिटी बढ़ जाएगी। एंड नीड फॉर एफिलिएशन यानी कि जो पर्सन आपकी इंटरपर्सनल रिलेशन, एफिलिएशन, जिनको सेटिस्फेक्शन क्या दे प्रोवाइड करती है, या फिर मोटिवेशन क्या चीज़ देगी कि आपके अच्छे रिलेशंस हो जाएंगे, सब आपके अच्छे फ्रेंड बन जाएंगे, सबके साथ आपके क्लोज रिलेशंस होंगे, आप अपनी फीलिंग शेयर कर सकते हो। सो ये 3 तरीके की आपकी नीड होती हैं।
नाउ प्रोसेस थ्योरी, अब तक जो हमने डिस्कस की वो हमारी क्या थी, कंटेंट थ्योरी थी, जो किस चीज़ पे फोकस कर रही थी कि हमारी नीड क्या है। अब हमारी आती है प्रोसेस थ्योरी, जो किस चीज़ पे फोकस नहीं करती कि नीड क्या है, उस चीज़ पे फोकस नहीं करती, ये डिस्क्राइब करती है उस प्रोसेस को जिसके थ्रू आप अपनी नीड को ट्रांसलेट करते हो बिहेवियर में, यानी कि उस नीड को फुलफिल करने के लिए जो आप एक्शन परफॉर्म करते हो, क्या बिहेवियर परफॉर्म करते हो, उसके ऊपर जो फोकस करती है वो हमारी क्या होती है, प्रोसेस थ्योरी। प्रोसेस थ्योरी की इंपॉर्टेंट थ्योरी कौन सी है, एक्सपेक्टेंसी, इक्विटी, गोल सेटिंग एंड पोर्टर परफॉर्मेंस सेटिस्फेक्शन मॉडल। सबसे पहले है एक्सपेक्टेंसी थ्योरी। सो एक्सपेक्टेंसी थ्योरी क्या है, जिसके अंदर तीन मेन चीज़ क्या है, एक्सपेक्टेंसी, इंस्ट्रूमेंटैलिटी एंड वैलेंस। सो सबसे पहले क्या है, आपने एफर्ट्स लगाए, फॉर एग्जांपल आप अपना ही एग्जांपल लेके चलो, आप नेट जेआरएफ के लिए क्या कर रहे हो, एफर्ट्स लगा रहे हो, तो आप ये देखते हो कि क्या आप जितने एफर्ट्स लगा रहे हो उससे आप वो परफॉर्मेंस कर सकते हो जो आप चाहते हो, यानी कि क्या आप नेट जेआरएफ को क्लियर कर सकते हो। वो आपका क्या होता है, फर्स्ट लेवल आउटकम, कि क्या आपका नेट जेआरएफ क्लियर होगा आपके एफर्ट से, वो आपको क्या डिटरमाइन करेगा कि आप क्या परफॉर्म कर पाओगे या नहीं। तो क्या आपके एफर्ट उस परफॉर्मेंस को लेके आ सकते हैं जो आप चाहते हो, वो आपकी एक्सपेक्टेंसी बताती है। देन जो आपका फर्स्ट लेवल आउटकम आया कि आपका नेट जेआरएफ क्लियर हुआ, उसके बाद आप सेकंड लेवल आउटकम चाहते थे कि बिकॉज आपका ये क्लियर होगा तो सब आपको क्या करें, रिकॉग्नाइज करें, सब आपको विश करें, आपको आपके पेरेंट्स कोई गिफ्ट प्रोवाइड करें, आप अपने फ्रेंड्स को कोई पार्टी दो। तो ये सब आपकी क्या थी, सेकंड लेवल आउटकम, जो आपके किससे रिलेट करते थे, फर्स्ट से, कि अगर मेरा क्लियर हुआ तो मुझे ये सब करना है। तो हमारा सबसे पहले एक्सपेक्टेंसी तो हमें क्या बताता था कि क्या मेरे एफर्ट से मैं डिजायर्ड परफॉर्मेंस कर पाऊंगी, यानी कि क्या मेरे एफर्ट से मैं फर्स्ट लेवल आउटकम नेट जेआरएफ अचीव कर पाऊंगी। अगर मैं वो कर पाती हूँ तो इंस्ट्रूमेंटलिटी हमें क्या बताता है, क्या फर्स्ट लेवल आउटकम ये क्लियर करने पर मुझे सेकंड लेवल आउटकम मिलेंगे, यानी कि फॉर एग्जांपल आप पार्टी दे पाओगे या नहीं, गिफ्ट आपको मिलेंगे या नहीं, रिवॉर्ड आपको मिलेंगे या नहीं, सब आपको प्रेज करेंगे या नहीं। वो आपका होता है एक्सपेक्टेंसी थ्योरी। यानी कि अब आपको चीज़ मोटिवेट क्या करती है, अगर आपको ये लगता है कि आप वो परफॉर्मेंस अचीव कर पाओगे तो वो आपको मोटिवेट करता है। अगर आपको लगता है कि जो आउटकम आप लेके आओगे उससे जो चाहते हो आपका फाइनल जो गोल है वो भी आप कर सकते हो, तो ये चीज़ें आपको क्या करती है, मोटिवेट करती हैं। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट लेवल एंड सेकेंड लेवल आउटकम। फर्स्ट लेवल आउटकम क्या होते हैं कि जो काम करने से आपकी जो परफॉर्मेंस होगी वो आपकी क्या है, फर्स्ट लेवल आउटकम, यानी कि नेट जेआरएफ क्लियर करना आपका फर्स्ट लेवल आउटकम है। सेकंड लेवल आउटकम क्या है कि जो आपका फर्स्ट लेवल आउटकम आया है उससे क्या पॉजिटिव और क्या नेगेटिव चीज़ें आपको मिलेंगी वो आपकी होती है, जो आप चाहते हो कि आपको मिले वो है सेकंड लेवल आउटकम। फॉर एग्जांपल आप चाहते थे कि सब आपको प्रेज करें, रिकॉग्नाइज करें, गिफ्ट्स मिले, तो वो आपकी क्या है, सेकंड लेवल आउटकम। नाउ एक्सपेक्टेंसी, इट इज़ द सिंपल, मैं बता चुकी हूँ बट मैं रिपीट कर रही हूँ, इट इज़ द सिंपल प्रोबेबिलिटी फ्रॉम 0 to 1 दैट इंडिकेट द चांस ऑफ फर्स्ट लेवल आउटकम दैट वेदर द एफर्ट्स फॉलो द पर्टिकुलर परफॉर्मेंस और नॉट। कि एक्सपेक्टेंसी हमें क्या बता रही है कि क्या हमारे एफर्ट्स हमारे लिए वो परफॉर्मेंस लेके आएंगे जो हम चाहते हैं, कि या हम अपना फर्स्ट लेवल आउटकम अपने एफर्ट से अचीव कर सकते हैं। तो वो रेंज करते हैं 0 से 1। अगर 0 है इसका मतलब हम अचीव नहीं कर सकते, इसका मतलब हमने कोई एफर्ट्स नहीं डाले हैं, जो हम एफर्ट्स डाल रहे हैं यानी कि सिर्फ 1 घंटा पढ़ के हम शायद अचीव नहीं कर पाएंगे, तो वो 0 है, यानी कि आप अपनी परफॉर्मेंस अचीव नहीं कर पाओगे। और अगर 1 है तो इसका मतलब येस कि आप अपने एफर्ट से अपनी परफॉर्मेंस को अचीव कर सकते हो, अपने फर्स्ट लेवल आउटकम को अचीव कर सकते हो। इंस्ट्रूमेंटलिटी आपको क्या बताता है, इज अ परसेप्शन ऑफ एन इंडिविजुअल दैट फर्स्ट लेवल आउटकम आर एसोसिएटेड विद सेकंड लेवल आउटकम। वो हमें बताते हैं कि क्या जो फर्स्ट लेवल आउटकम है नेट जेआरएफ क्लियर करना, वो आपके सेकंड लेवल आउटकम से रिलेट करता है, जो किसके बीच में आता है, +1 और -1 के बीच में। अगर 0 है इसका मतलब उनके बीच में कोई रिलेशन ही नहीं है। अगर +1 है इसका मतलब यस कि सब आपको प्रेज करेंगे, सब आपको गिफ्ट प्रोवाइड करेंगे। अगर नेगेटिव है तो इसका मतलब नहीं। वैलेंस क्या होता है, जो फोर्थ एलिमेंट है एक्सपेक्टेंसी मॉडल का, जो हमें ये बताता है कि इंडिविजुअल की क्या प्रेफरेंस है। कि फॉर एग्जांपल आपको पता है कि अगर आपने इतने एफर्ट्स डाले तो आपको वो परफॉर्मेंस मिलेगी और आप अपना फर्स्ट लेवल आउटकम अचीव कर पाओगे, नेट जेआरएफ क्लियर कर दोगे। देन आपको लगता है कि अगर आपने क्लियर किया तो आपकी फैमिली में सब आपको प्रेज करेंगे एंड आप आगे पीएचडी कर सकते हो। पर क्या पीएचडी की आपके क्या वैल्यू है आपके माइंड में, वो जो आपको पीएचडी मिलेगी या स्कॉलरशिप मिलेगी वो आपके लिए कितनी इंपॉर्टेंट है, वो आपका बैलेंस आपको डिटरमाइन करता है। और मोटिवेशन किस चीज़ के इक्वल होता है, वेट लेट मी चेंज द कलर। मोटिवेशन इज इक्वल टू एक्सपेक्टेंसी इनटू में इंस्ट्रूमेंटैलिटी इनटू में वैलेंस, यानी कि ये तीनों चीज़ें मिलकर आपको क्या करती है, मोटिवेट करती है अकॉर्डिंग टू एक्सपेक्टेंसी थ्योरी। नाउ इक्विटी थ्योरी। इक्विटी थ्योरी सिंपलेस्ट थ्योरी है, यानी कि क्या चीज़ आपको मोटिवेट करती है,
अगर आप एक ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो, वहाँ पे इक्विटी है, यानी कि जितने इनपुट आपने डाले उतना ही सामने वाला डाल रहा है। आपने भी 6 घंटे काम किया था, आपके जो फ्रेंड थे उन्होंने भी 6 घंटे काम किया था, सेम लेवल पे थे, और अगर उनको भी उतनी सैलरी मिल रही है, आपको भी उतनी सैलरी मिल रही है, तो वो क्या है, इसका मतलब आपकी ऑर्गेनाइजेशन में इक्विटी है, जो आपको मोटिवेट कर सकती है कि अगर ऑर्गेनाइजेशन में इक्विटी, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन कम से कम सबको सेम ट्रीट करती है, तो वो आपको मोटिवेट कर सकती है। बट अगर इनइक्विटी है, यानी कि आपने इनपुट ज़्यादा डाले थे और उसने इनपुट कम डाले थे, आपने 6 घंटे काम किया था, उसने सिर्फ 4 घंटे काम किया था, फिर भी दोनों की सैलरी 20,000 है, तो ये आपके लिए क्या है, नेगेटिव इनइक्विटी है। यानी कि आपकी आउटकम्स जो हैं वो इक्वल हैं, बट इनपुट आपके ज़्यादा थे, तो इस वजह से आपके अंदर क्या आती है, नेगेटिव इनइक्विटी आती है, जो वो आपके मन में क्या क्रिएट करती है, ये तो डिस्क्रिमिनेट करते हैं, अनफेयर ट्रीट करते हैं। और पॉजिटिव इनइक्विटी क्या होती है कि आपने मान लो 4 घंटे काम किया था, उसने 6 घंटे काम किया था, फिर भी आप दोनों को पैसे सेम मिले, इस बार आपका बेनिफिट हो गया, तो वो चीज़ आपको और मोटिवेट करती है कि इसका मतलब ये मुझे अच्छा समझते हैं, नेक्स्ट टाइम अब मैं अच्छा करूँगा, ताकि मुझे ऐसा ना लगे फ्यूचर में कि मैंने कुछ किया नहीं फिर भी मुझे पैसे मिले। तो ये चीज़ क्या है, आपको इक्विटी और इनइक्विटी भी मोटिवेट करती हैं। लेकिन जब आपकी इनइक्विटी होती है, वो भी नेगेटिव वाली, यानी कि आपने ज़्यादा एफर्ट्स डाले थे फिर भी हमारी जो इनकम है वो सेम है, तो उस टाइम पे आप क्या करते हो, या तो आप अपने इनपुट्स को फिर से देखते हो कि जो 6 घंटे डाले थे कि एक्चुअल में मैंने 6 घंटे उतना ही वर्दी काम किया था, क्या पता उसने 4 घंटे में भी मेरे उतने जितना ही काम कर लिया हो। फिर आप अपने आउटकम्स को देखते हो कि क्या पता आपको जो 20,000 मिले हैं उसको 20,000 मिले हैं, आपको अटैच कुछ और भी मिल रहा हो, कोई और बोनस मिला हो, तो आप आउटकम्स की स्टडी करते हो। देन अगर आपको लगता है कि बिल्कुल सब कुछ सेम था फिर भी आपको डिफरेंशिएट हो रहा है या फिर डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, तो आप छोड़ देते हो उस जॉब को। और कई बार आप क्या करते हो कि जॉब में तो रहना ही पड़ेगा, तो मैं इससे कंपेयर करना ही छोड़ देता हूँ, कोई कंपैरिजन नहीं करूँगा। तो ये आपके क्या हो सकते हैं, जो अल्टरनेटिव आप परफॉर्म करते हो। नाउ गोल सेटिंग थ्योरी, गोल सेटिंग थ्योरी क्या होती है, इसकी मैं मेन करती हूँ, मे भी ये क्लियर उतना नहीं है, बट मैं बोलूँगी तो आपको क्लियर हो जाएगा कि सबसे पहले जो गोल होते हैं, तो आपको ऐसे गोल सेट करने चाहिए, क्योंकि अगर ऑर्गेनाइजेशन में कोई काम कर रहा है तो ना तो वो ईजी काम करना परफॉर्म पसंद करेगा, ना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट। तो हमें एक ऐसा काम लेके आना चाहिए जो नॉर्मल डिफिकल्ट हो, स्पेसिफिक हो, जिसमें अच्छी स्किल्स की रिक्वायरमेंट हो, और जो एम्प्लॉयज़ एक्सेप्ट करते हैं, तो ये ऐसे गोल उन्हें मोटिवेट करते हैं काम करने के लिए। अगर हम अच्छे गोल लेके आते हैं तो एम्प्लॉय क्या करते हैं, उनके अंदर एनर्जी आती है, उन्हें एनकरेजमेंट मिलती है, और वो अपनी न्यू स्ट्रेटजीज उसके अंदर डालते हैं और काम को करते हैं, परफॉर्म करते हैं, फीडबैक मिलता है। सो गोल सेटिंग थ्योरी का मतलब क्या है, गोल हम कैसे सेट करते हैं। अगर हमने अच्छा स्पेसिफिक थोड़ा डिफिकल्ट गोल सेट किया है तो वो ज़्यादा मोटिवेट करता है। नाउ लास्ट इज पोर्टर एंड लोअर एक्सपेक्टेंसी मॉडल। ये बहुत ही सिंपल है। इसमें हमारा क्या होता है कि सबसे पहले हम देखते हैं ये करने से हमें क्या रिवॉर्ड मिलेगा, देन हम देखेंगे उस रिवॉर्ड के लिए हमें कितने एफर्ट्स डालने पड़ेंगे। अगर हमें लगता है कि एफर्ट्स जितने डाल रहे हैं उसके वर्दी हमें रिवॉर्ड मिल रहा है, तो फाइनली हम एफर्ट्स परफॉर्म करते हैं। अब एफर्ट्स कर रहे हैं तो हमारी परफॉर्मेंस आएगी, वो किस किस चीज़ पर डिपेंड होगी, जो हमारे एफर्ट्स, हमारे पास कितनी एबिलिटी और कितनी स्किल्स हैं, और हमारा रोल के बारे में क्या परसेप्शन, हम क्या सोचते हैं ये जॉब कैसे परफॉर्म करनी चाहिए। तो सबसे पहले तो हमने क्या देखा कि क्या रिवॉर्ड मिलेंगे, कितने एफर्ट्स डालने पड़ेंगे। हमें लगता है भाई सही सही चल रहा है तो हम अपने एफर्ट्स डाल देते हैं, जिससे परफॉर्मेंस होती है। परफॉर्मेंस किस पे डिपेंड करती है, हमारी एबिलिटी पे और हमारे रोल पे। देन उससे जो हम परफॉर्म करेंगे उसके बेस पे हमें रिवॉर्ड मिलेंगे, इंट्रिंसिक अवार्ड एंड एक्सट्रिंसिक अवार्ड। जो अवार्ड मिलेंगे, अगर हमारे परसीव्ड अवार्ड, यानी कि जो रिवॉर्ड हमने देखा था कि हमें ऐसा मिलेगा, अगर उसके इक्वल हैं तो हम सेटिस्फाई हो जाएंगे, अगर इक्वल नहीं है तो डिससेटिस्फाई हो जाएंगे। सो ये चीज़ हमें क्या करती है, पूरे मोटिवेशन में हेल्प करती है कि हम रिवॉर्ड के बारे में क्या परसीव करते हैं और उसी के बेस पे परफॉर्म करते रहते हैं। So I hope you are clear with this topic. If you have any doubt, please mention in comment section. Don't forget to like, subscribe and share my channel. Thank you.